आशा करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। चलिए बच्चे, अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है लॉज ऑफ मोशन। तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता ही है। अच्छा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा, अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था, हमने मोशन के बारे में स्टडी की थी ना, मोशन के बारे में स्टडी की थी। अब हम बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की। तो लॉज ऑफ मोशन क्या है, इसमें भी हमें बॉडी के मोशन को स्टडी करना है, बॉडी के मोशन को ही स्टडी करना है, जैसे कि आपका नाम ही है लॉज ऑफ मोशन। बट हमें इसमें फोर्सेस को भी कंसिडर करना है, जो वेरियस फोर्सेस हैं जो कि हमारे इस मोशन को अफेक्ट करेंगे, आपको उनको भी कंसिडर करना है लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है ना। तो इसमें हम थोड़ा बहुत फोर्सेस की स्टडी भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो इस चैप्टर में हमें कौन कौन से टॉपिक बच्चों को कवर करने हैं। सबसे पहले जो चीज़ हमें कवर करनी है, हमारे पास वो चीज़ है क्या, सबसे पहले जो चीज़ हमें कवर करनी है हमारे पास वो है, हमें न्यूटन्स के जो 3 लॉज हैं, 3 लॉज ऑफ मोशन, आपको पता है ना, न्यूटन के 3 लॉज हैं, उनको कवर करना है इस टॉपिक में। क्या है वो लॉज, उनका सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है जी। मोमेंटम जो है टर्म, उसकी डेफिनेशन हमें देखनी है, एंड एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इसको हमें थोड़ा सा देखना है क्योंकि पास्ट में इनमें क्वेश्चन आपका बन चुका है। फिर बात करेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जो सेकंड लॉ और थर्ड लॉ ऑफ मोशन के उनके एप्लीकेशन की बात करेंगे हम लोग। उसके बाद में हम कुछ टाइप्स ऑफ फोर्सेस को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, आपके 2 काइंड के फोर्स आपके और होते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बट वी विल डिस्कस दोज टॉपिक्स इन वर्क एनर्जी पावर, जो हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी पावर, राइट। वर्क एनर्जी पावर में हम डिस्कस करेंगे जो अदर टाइप के फोर्सेस है, कंजर्वेटिव फोर्सेस, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। बट फ्रॉम दिस चैप्टर पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास जो 2 आपके टाइप्स हैं फोर्सेस, वो है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। बाद में हम डिस्कस करेंगे इक्विलिब्रियम फोर्सेस। इक्विलिब्रियम फोर्सेस आपका क्या होता है, और कुछ हम पुल्लीज और रोप की, पुल्ली एंड रोप जो प्रॉब्लम होती है उनको भी हम कंसिडर करेंगे एक बार, है ना, पुल्ली और रोप आपका क्या होता है। चलिए फिर बच्चों शुरू करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो न्यूटन के 3 लॉज हैं, ये आपकी पूरी मैकेनिक्स मतलब ये आपका जो डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स हैं, ये दोनों किस में आते हैं बच्चों, ये दोनों आते हैं मैकेनिक्स में, मैकेनिक्स का पार्ट है। तो मैकेनिक्स की जो बैकबोन है वो आपका लॉज ऑफ न्यूटन के 3 लॉज ऑफ मोशन है, ये आपकी मैकेनिक्स की बैकबोन है। तो हमें मैकेनिक्स पे बहुत ही ज़्यादा स्पेशली ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो मैकेनिक्स के न्यूटन 3 लॉज को हमें बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा इसको। तो हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अच्छा जी, फर्स्ट लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं बच्चों स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है। स्टेट ऑफ मोशन, सपोज मेरे पास एक बॉडी है, कोई बॉडी है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, नॉर्थ डायरेक्शन में, ये थोड़ा एरो टेढ़ा हो गया है बट आप इसको नॉर्थ डायरेक्शन में एज्यूम कर लीजिए। नॉर्थ डायरेक्शन में ये बॉडी 20 मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही है। तो आप क्या बोलेंगे, दिस बॉडी इज हैविंग अ यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो दिस बॉडी इज हैविंग ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए, जब तक इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, जब तक इसकी स्पीड, जो इसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो चेंज नहीं हो रहा, तब तक हम क्या बोलेंगे, ये बॉडी के पास एक यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है। समझ गए ना। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गया स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। जब बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर स्पीड से मूव करती रहती है, बिना ना तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना तो बॉडी की स्पीड में चेंज हो रहा है ना, तो दैट बॉडी इज सेड टू बी इन ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। तो बॉडी को क्या बोलेंगे हम, वो आपकी बॉडी एक यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ मोशन है, बॉडी की यूनिफॉर्म स्टेट ऑफ मोशन। पर अगर मैं कहता हूँ बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो गई, आपने, है ना, बॉडी की डायरेक्शन कुछ समय बाद बॉडी की डायरेक्शन ही हो गई, पर स्पीड उतनी है, 20 मीटर पर सेकंड है स्पीड, तो डायरेक्शन चेंज होने से आप क्या बोलोगे बच्चों, वेलोसिटी चेंज हो गई। वेलोसिटी चेंज हो गई तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई है, बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो गई है। या फिर हो सकता है कि बॉडी अभी भी नॉर्थ डायरेक्शन में चल रही है, पर बॉडी की स्पीड 20 से आपने बढ़ा के कर दी 24 मीटर पर सेकंड, तो आपने देखा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया। तो इस केस में भी आप क्या बोलेंगे कि आपकी बॉडी की मोशन की स्टेट क्या हो गई है, चेंज हो गई है। तो मतलब बॉडी की जो मोशन की, बॉडी के जो स्टेट ऑफ मोशन है वो यूनिफॉर्म कब मानी जाएगी, जब ना तो उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ना तो उस बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। पर अगर डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में से कुछ भी चेंज हो गया तो हम क्या बोलेंगे, द स्टेट ऑफ मोशन हैज बीन चेंज्ड। समझ गए ना। अच्छा जी, और अगर कोई बॉडी चल ही नहीं रही है, वो रेस्ट में, बॉडी इज एट रेस्ट, इन दैट केस हम बोलेंगे बॉडी इज हैविंग ए स्टेट ऑफ रेस्ट। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा आपका स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट आपका क्या होता है, ठीक है जी। तो हम बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, डिस्कस कर लेते हैं हम लोग फर्स्ट लॉ क्या है। तो जैसे बच्चों फर्स्ट लॉ क्या बोलता है
कि जब तक आप किसी बॉडी पर, कोई बॉडी है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, जब तक आप उस बॉडी में फोर्स नहीं लगाएंगे, कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाएंगे, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे, तब तक उस बॉडी की ना तो डायरेक्शन चेंज होगी, ना तो उसकी स्पीड चेंज होगी, ना तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ना उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। समझ गए ना? तो वो बॉडी उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसी पर्टिकुलर स्पीड से चलती रहेगी। और जैसी फोर्स लगा दोगे, फोर्स लगाने से तो बॉडी की स्पीड चेंज हो जाएगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब, या बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। इन दोनों से एक चीज चेंज जरूर होगी। तो मतलब अगर आपको बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ बॉडी डू नॉट चेंज until and unless an external force is applied to the body। इसी का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब ये बताइए कि किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना क्यों होता है भाई? क्या बोलते हैं, चेंज किसी बॉडी की मोशन की स्टेट है, वाई वी रिक्वायर एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ दैट बॉडी। हमें एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ती है? बिकॉज वो बॉडी अपने स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करना चाहती है। दैट बॉडी वांट टू फॉलो इट्स ओरिजिनल स्टेट ऑफ मोशन। अगर बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन में है तो बॉडी उसी डायरेक्शन में मोशन में रहना चाहती है, ना तो डायरेक्शन चेंज करना चाह रही है बॉडी, ना तो बॉडी अपना वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज करना चाहती है। तो इससे बोलते हैं बॉडी का इनर्शिया। वो क्या बोलते हैं उसको? बॉडी का इनर्शिया। इनर्शिया का अगर आप शाब्दिक अर्थ लिटरल मीनिंग खोजेंगे तो इनर्शिया का लिटरल मीनिंग क्या होता है भैया? जड़त्व। जड़त्व है ना, ढीठपना ही बोलते हैं ये, ढीठपना। ढीठपना हम नहीं बोलते कि किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा ढीठ है, कुछ भी बोल लो उसको, कुछ भी बोलो मानता ही नहीं है। तो जो बच्चा जितना ज़्यादा ढीठ होगा उसको उसमें कोई चीज़, उस बच्चे में कोई चेंज लाने के लिए आपको उतना ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है। जिस बॉडी में जितना ज़्यादा इनर्शिया होगा वो उस बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए आपको उतना ज़्यादा फोर्स उसमें लगाना पड़ेगा। तो इनर्शिया आपको समझा कि बच्चों बॉडी क्या है, इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया क्या होता है? ये बॉडी की एबिलिटी होती है, इट इज एन एबिलिटी ऑफ बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन इट्स स्टेट। अगर आप बॉडी की किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज करना चाह रहे हो तो बॉडी उसको अपोज करती है। बॉडी नहीं चाहती चेंज, बॉडी उसी स्टेट में, अगर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन चल रही है तो उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में उसी वेलोसिटी चलना चाह रही है बॉडी, तो अपनी स्टेट में चेंज नहीं चाह रही है वो बॉडी। समझ गए ना? तो ये बॉडी का ढीठपना है, ये बॉडी का जड़त्व है, बॉडी का इनर्शिया है ये, ठीक है बच्चों। तो इस इनर्शिया की वजह से आपको, उस बॉडी के ढीठपने की वजह से आपको फोर्स लगाना पड़ता है उसी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो आपको समझ आया जो इनर्शिया होता है ये क्या है? फर्स्ट लॉ का कारण है, फर्स्ट लॉ का रीजन है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी बॉडी की स्टेट में चेंज लाने के लिए, किसी बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन में चेंज लाने के लिए आपको उस बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और क्यों लगाना पड़ेगा? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ द बॉडी। तो इनर्शिया क्या है? ये फर्स्ट लॉ का रीजन है। द रीजन ऑफ फर्स्ट लॉ इज इनर्शिया ऑफ बॉडी। और ये इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है भाई? ये इनर्शिया डिपेंड करता है बॉडी के मास पे। जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उसकी स्टेट में चेंज लाने के लिए आपको उतना ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका इनर्शिया उतना ज्यादा होने वाला है। तो याद रखना जो इनर्शिया है इट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। और आई कैन से बॉडी का जो लीनियर इनर्शिया होता है वो इट इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। तो मोर हैवी बॉडी होगी, जितना ज्यादा बॉडी का मास होगा उतना ज्यादा आपको उसकी स्टेट में चेंज करने के लिए एफर्ट करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन समझ आ गया होगा, फर्स्ट लॉ समझ आया होगा। तो उसको लॉ ऑफ इनर्शिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि फर्स्ट लॉ का रीजन ही क्या है? इनर्शिया ऑफ द बॉडी। इनर्शिया ऑफ द बॉडी, समझ रहे हो? जो बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में पड़ी रहना चाहती है। कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट से अगर आप उसको मोशन में लेकर आना चाहोगे तब भी आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है उसको रोकना चाहोगे तब भी फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि बॉडी मोशन में रहना चाहती है। समझ गए ना? अब आप बोलेंगे सर हम एक क्या कहते हैं बॉल को जमीन पे अगर गुड़का देते हैं, गुड़काना समझ रहे हो? आपका ये सपोज में सबसे टॉप राइट में देखें, टॉप राइट कॉर्नर में आप लोग देखें एक बार, तो आपके पास एक ग्राउंड है, ये ग्राउंड है, आप लोगों ने एक बॉल जमीन में गुड़का दी। आई थिंक आप लोग समझते हो गुड़काना क्या होता है ना? तो अब आपने इनिशियली आपने फोर्स लगाया था, जब आपने उसको फेंका तो आपने फोर्स लगाया था। अब ये बॉल क्या चल रही है और आफ्टर सम टाइम बॉल रुक जाती है। अब आप बोलोगे सर हमने तो उसको कोई फोर्स लगाया नहीं, बॉल कैसे रुक गई? आप तो कह रहे थे कि स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करने के लिए बॉडी में फोर्स लगाना जरूरी होता है, बट यहाँ पे स्टेट ऑफ मोशन से बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में आ गई तो हमने तो कोई फोर्स लगाया नहीं, कैसे रुक गई बॉल? अरे भैया यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, इसमें इस बॉल में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। तो इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से बॉडी की स्टेट ऑफ मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज हो गई। टॉप राइट कॉर्नर में देखें बच्चों, आप लोग समझ गए ना? तो याद रखना फोर्स तो जरूरी है भैया, बिना फोर्स के बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगी। समझ गए ना? तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बड़ा इंपॉर्टेंट आपका बच्चों, उसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ठीक है जी? तो ये सबसे लास्ट वाली लाइन थोड़ी इंपॉर्टेंट है
कि इनर्शिया जो होता है इट इज द रीजन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, अब एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन क्या होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनडीए में बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं एप्लीकेशन से। कभी आपने देखा होगा, कभी आप कंबल झड़काते हैं, कंबल झड़कते हैं, या आपने कपड़े सुखाने के लिए जब कपड़े धो देते हो आप उसको सुखाने के लिए झड़कते हैं ना, तो पानी की ड्रॉपलेट ऊपर उछलती हैं। वो उछलती नहीं है एक्चुअली, होता क्या है, आपने तो उस क्लोथ को, उस ब्लैंकेट को पकड़ा हुआ है, तो आप जैसे उसको झड़कते हो ब्लैंकेट तो मोशन में आता है, बट उसमें जो डस्ट पार्टिकल होते हैं या वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो मोशन में नहीं आती। वो अपने वो स्टेट ऑफ उनकी जो होता है स्टेट ऑफ रेस्ट होता है। ड्रॉपलेट्स का क्या होता है, स्टेट ऑफ रेस्ट होता है। स्टेट ऑफ रेस्ट में वो आपके ड्रॉपलेट्स या वो डस्ट पार्टिकल स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहना चाहते हैं, क्योंकि आपने फोर्स तो किस पे लगाया है, ब्लैंकेट पे लगाया, क्लोथ पे लगाया है, तो वो ब्लैंकेट या क्लोथ की स्टेट तो चेंज हो गई है ना। अब पर जो उसमें उस क्लोथ में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल हैं या वाटर मॉलिक्यूल्स, वाटर पार्टिकल्स हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो तो मूव नहीं हुई ना, आपने फोर्स उनमें थोड़ा लगाया है, तो उन्होंने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन कर रखा। बस वो जो क्लोथ था, जो ब्लैंकेट था, वो खिसक गया। तो उसकी वजह से आप देखते हो जब आप किसी धूल भरे कपड़े को झड़काते हो तो उसमें बहुत धूल निकलती है। धूल कैसे निकलती है, क्योंकि धूल के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह पर रहते हैं, कपड़ा मूव कर जाता है। कपड़े में तो आपने फोर्स लगाया है ना, उस क्लोथ में तो आपने फोर्स लगाया, ड्यू टू दैट फोर्स क्लोथ मूव्स, बट डस्ट पार्टिकल में तो आपने फोर्स लगाया नहीं है, वाटर ड्रॉपलेट्स में फोर्स लगाया नहीं है, तो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को वो बरकरार रखती हैं, अपनी जगह पर रहती है। समझ रहे हो, तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल आपके साथ इनर्शिया ऑफ मोशन या इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो दो डस्ट पार्टिकल जिन पे आपने फोर्स नहीं लगाया है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को मेंटेन करके रखते हैं, जिसकी वजह से वो आपके उस मूविंग क्लॉथ से जिस पे भी आपने फोर्स लगाया, जिसको आपने झटका है, उससे अलग हो जाते हैं। समझ गए ना। उसी तरह से अगर आप ये देखेंगे तो ये आपका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बहुत अच्छा एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। समझ रहे हो, तो डस्ट पार्टिकल इनर्शिया ऑफ उनके रेस्ट, वो रेस्ट में रहना चाह रहे हैं। डस्ट पार्टिकल और वाटर ड्रॉपलेट्स वो रेस्ट में रहना चाह रही है, क्योंकि आपने फोर्स उन पे लगाया नहीं है, फोर्स आपने क्लॉथ पे लगाया है। समझ रहे हो, एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल और है आपका इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। वो क्या है बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का आप करके देखना कभी। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एक और एग्जांपल आपके पास है। आप ऐसा एक कोई ताश का पत्ता लेना, जो आपके पास वो ताश आते हैं जो खेलते हैं आप, है ना, एक खाली ग्लास लीजिए, ताश को उसके ऊपर रखिए, खाली ग्लास के ऊपर इस तरह से जैसे यहाँ पर रखा हुआ, उसके ऊपर एक 5 रुपये का कॉइन रखिए और एकदम से उस ताश को पुल कर लीजिए, एकदम से झटके से पुल कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो सिक्का है, जो कॉइन है, वो ताश के साथ जाने के बजाय वो अंदर गिर गया। कहाँ गिर गया, सिक्का डायरेक्ट अंदर गिर गया। वो क्यों गिर गया भैया अंदर, क्योंकि आपने जो फोर्स लगाया था वो तो उस ताश के पत्ते पे लगाया था फोर्स। समझ रहे हो, और आपने तेजी से फोर्स लगाया कि वो ताश का पत्ता वो फोर्स उस सिक्के को ट्रांसफर नहीं कर पाया, तो उस सिक्के पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, तो उस कॉइन पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। समझ रहे हो, आपने जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगाया वो उस कार्ड पे लगाया, और इतनी जल्दी से लगाया आपने फोर्स कि वो कार्ड उस फोर्स को सिक्के पे नहीं ट्रांसमिट कर पाया। और जब सिक्के पे फोर्स, उस कॉइन पे फोर्स ट्रांसमिट नहीं हुआ है, तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन दी दैट कॉइन इज जीरो। तो उसकी वजह से क्या, वो अपनी स्टेट ऑफ, जो भी उसकी स्टेट है, रेस्ट की स्टेट है, वो अपनी रेस्ट की स्टेट को मेंटेन कर रखेगा। जबकि कार्ड तो मूव हो गया भैया, खिसक गया, क्योंकि कार्ड पे आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने से स्टेट चेंज नहीं लगी, बट जो कॉइन की स्टेट चेंज होगी वो ग्लास में आपका गिर जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है किसका, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ठीक है जी, इसको इससे भी कई बार पूछ लेते हैं बच्चों, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट किस पे वर्क करता है, ये फंडा जो भी आपको आई थिंक समझ में आया हो। दूसरी बात, कई बार आपने देखा होगा, आप जैसे कि ये नीचे देखिए, सबसे नीचे फिगर है, ये है ना, ये डमी सा फिगर जो बना हुआ है। कभी आपने गाड़ी के ब्रेक लगाए बच्चों, अभी आप गाड़ी में मूव कर रहे हैं, आप गाड़ी में बैठे नहीं, गाड़ी में मूव कर रहे हैं, आपने सडनली ब्रेक अप्लाई किया, ब्रेक लगा दिए, तो गाड़ी तो रेस्ट में आ गई, गाड़ी तो रेस्ट में आ गई, क्योंकि गाड़ी में फ्रिक्शन की वजह से जो टायर में ग्राउंड ने जो फ्रिक्शन लगाया है ना। देखो जी, यहाँ पे देखो, राइट में आ जाओ, डायग्राम में बना रहा हूँ। ठीक है जी, ये गाड़ी है, ये आपकी गाड़ी है, ये गाड़ी है बच्चों, ये रोड है नीचे, है ना। जैसे आपने फोर्स अप्लाई किया बच्चों, फोर्स अप्लाई किया तो इसमें फ्रिक्शन क्रिएट होता है पीछे की तरफ, तो जो ग्राउंड फ्रिक्शन लगाता है उसकी वजह से गाड़ी तो रेस्ट में आ गई। और आपके जो पाँव होते हैं ना, पाँव, ये वाले पाँव आपके, ये भी कार से नीचे डायरेक्टली जुड़े हुए, ये पाँव आपके गाड़ी से, तो गाड़ी के साथ साथ आपके पाँव भी रेस्ट में आ गए। बट जो आपकी अपर बॉडी है, ये आपकी अपर बॉडी है, इसमें किसी ने फोर्स लगाया नहीं, एक्सटर्नल फोर्स, है ना, इनको तो रोका नहीं, तो ये उस पर्टिकुलर मोशन में ही अभी उसी वेलोसिटी से चलते रहेंगे, क्योंकि ये आपका ये मोशन में थे, तो ये अपना मोशन, स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार रखेगी आपकी अपर बॉडी, क्योंकि अपर बॉडी में तो किसी ने फोर्स लगाया नहीं। गाड़ी पे तो आपकी कार पे, राइट, ये आप देखेंगे बच्चों, राइट में जो डायग्राम मैंने बनाया था कार का, उसको गौर करेंगे। गाड़ी को रोकने के लिए जो आप फोर्स किसने लगाया, वो तो आपके फ्रिक्शन ने लगाया। जो फ्रिक्शन किसने लगाया कार पे, वो आपके ग्राउंड ने लगाया। तो इस फ्रिक्शन जो कि एक्सटर्नल फोर्स का काम करेगा कार पे, कार तो रेस्ट में आ गई, वो कार रेस्ट में आ गई। वापस इस डायग्राम पे आ जाइए, कार रेस्ट में आ गई, तो कार के साथ आपके नीचे वाले जो पाँव है जो कार के कॉन्टैक्ट में, वो भी रेस्ट में आ गए। बट आपकी अपर बॉडी तो कार के कॉन्टैक्ट में नहीं है,
ये अपनी स्टेट ऑफ मोशन को बरकरार बरकरार रखेगी। कार रेस्ट में आ गई है, कार और आपके पाँव, ये कार है और ये आपके पाँव ये रेस्ट में आ गए, पर आपकी अपर बॉडी अभी भी वही उसी मोमेंटम में है। तो अपना मोमेंटम ये कंटिन्यू करना चाह रही है जब तक कि इसमें कोई एक्शन फोर्स नहीं होता। तो क्या होता है, जैसे आप ब्रेक अप्लाई करते हो आपकी अपर बॉडी आगे की तरफ जाती है, आगे की तरफ जाती है ना यूं, बिकॉज उसका इनर्शिया, वो गाड़ी तो रेस्ट में आ गई, पाँव भी, आपके लेग्स भी रेस्ट में आ गए, पाँव भी रेस्ट में आ गए, बट आपकी अपर बॉडी रेस्ट में नहीं आई, वो अपना स्टेट ऑफ मोशन बरकरार रखती है, जिसकी वजह से आप आगे की तरफ थोड़ा सा यूं हो जाते हो। तो इसलिए कहते हैं जब भी आप ड्राइविंग करें तो आप सीट बेल्ट जरूर पहने, ताकि आप अपना जो चेस्ट या आपका जो चेस्ट स्टीयरिंग से न टकरा जाए, बहुत डैमेज हो सकता है। आपको पता है वाइटल ऑर्गन्स आपके होते हैं, है ना, या आपका जो हेड है वो आपके विंड स्क्रीन को ना क्या होता है, विंड स्क्रीन से न टकरा जाए, बहुत ही आपको पता है बहुत ही वाइटल ऑर्गन होता है आपका ब्रेन। तो दैट्स वाई जब भी आप ड्राइव करें बच्चों तो सीट बेल्ट जरूर पहने, क्योंकि 90% जो आपकी कार क्रैश में डेथ होती है लोगों की, वो बिना सीट बेल्ट पहने हुए क्या होता है लोगों की होती है। तो इसलिए ध्यान रखेंगे आप लोग ना। दूसरी बात, आपका किसका एग्जाम्पल था बच्चों, ये इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जाम्पल था, है ना, बॉडी मोशन में थी तो मोशन में रहना चाहती है, इनर्शिया ऑफ मोशन का आपका एग्जाम्पल था ये। नेक्स्ट आपका है, आपने कभी देखा होगा, आप बस में कभी खड़े हैं, है ना, बस में आप खड़े हो गए, सीट मिली नहीं, आप खड़े हो गए भैया बस में, आप तो बस में खड़े हो गए, आपने हैंडल पकड़ लिया, जैसे ही सडनली बस आगे की तरफ एक्सीलरेट करती है बच्चों, बस आगे की तरफ एक्सीलरेट करती है, तो आपके जो पाँव होते हैं वो तो बस के साथ आगे एक्सीलरेट कर जाएंगे, पर आपकी अपर बॉडी जो होती है ना, ये अभी भी रेस्ट में रहना चाह रही है। किस में रहना चाह रही है, रेस्ट में रहना चाह रही है। तो जैसे ही बस आगे की तरफ एक्सीलरेट करती है, पाँव तो आगे की तरफ आपके चले जाएंगे, क्योंकि पाँव पे भी बस ने क्या लगाया, आगे की तरफ फोर्स लगा दिया बस ने। आपके जो लेग्स हैं उसमें बस की सरफेस ने, ये बस के फ्लोर में ने आपके लेग्स पर आगे की तरफ फोर्स लगा दिया, तो आपके लेग्स की तो स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन आ गई, पर आपकी जो अपर बॉडी है, अपर बॉडी की जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो मेंटेन रहेगी, जिसकी वजह से पाँव तो आगे निकल जाते हैं, है ना, आपके इवन हाथ भी आपके आगे निकल जाएंगे, बट आपकी ये वाली बॉडी है पीछे की तरफ, आपको जर्क लगता है, पीछे झटका लगता है, डिसबैलेंस भी होते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि आपकी अपर बॉडी रेस्ट में रहना चाह रही है, तो जिसकी वजह से जब तक कि आप उसमें एक्शन फोर्स नहीं लगाओगे, ये बॉडी, आपकी अपर बॉडी आगे नहीं जाएगी, तो आपको पीछे की तरफ झटका फील होता है जब गाड़ी आगे की तरफ एक्सीलरेट करती है। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा बच्चों, और इन चारों ही चीज़ों को आपके कई बार एनडीए एग्जाम में प्रीवियस उसमें पूछ चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स में, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशंस ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी। अब लीनियर मोमेंटम क्या होता है बच्चों? अच्छा जी, पहले मोमेंटम होता क्या है बच्चों, सुनना मेरी बात। मोमेंटम को लोग पढ़ते हैं पहले, मोमेंटम बहुत ही इंपॉर्टेंट अच्छा टॉपिक आपका आ रहा है मोमेंटम। सुनो मेरी बात बच्चों, अगर मोमेंटम क्लियर हो गया, ये क्या होता है कि ये जो मोमेंटम होता है ना, इट इज अ मेजर ऑफ मोशन कंटेंट इन अ बॉडी। मेजर, किसी बॉडी के अंदर कितना मोशन कंटेंट है बच्चों, उसका मेजरमेंट होता है, उसका मेजर होता है क्या, मोमेंटम। तो मोमेंटम को ये बताएगा कि भैया फलाना बॉडी में फलाना मोमेंट, फलाना इतना मोशन कंटेंट है, इतना मोशन कंटेंट है। और जाहिर सी बात, अगर मोशन बॉडी में कंटेंट है तो मतलब बॉडी के पास वेलोसिटी होगी, बॉडी मस्ट बी हैविंग सम वेलोसिटी, समझ गए ना। तो मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या आइडिया देता है, ये आपको समथिंग, आपको ये आइडिया देता है द मोशन कंटेंट इन अ बॉडी, की बॉडी के अंदर कितना मोशन है, समझ रहे हो। इसकी एक डेफिनेशन और आती है। अच्छा जी, अगर ये फलाना बॉडी है, मैं कहता हूँ जिसके अंदर फलाना मोमेंटम है, फलाना मोशन इसके अंदर, अगर ये किसी दूसरी बॉडी से टकरा गई, ये दूसरी बॉडी है, सेकंड बॉडी है ना, ये फर्स्ट बॉडी है जिसके पास मोशन था, तो ये फर्स्ट बॉडी जिसके पास मोशन है, ये अगर इस बॉडी से टकरा गई तो ये अपना कितना मोशन इसको ट्रांसफर कर पाएगी। तो मोशन को ट्रांसफर करने की जो क्षमता होती है बॉडी की, बॉडी खुद के अंदर मोशन है, अगर किसी दूसरी बॉडी से टकरा गई तो दूसरी बॉडी को कितना मोशन ट्रांसफर कर सकती है ये बॉडी, समझ रहे हो। तो मोशन को ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है किसी बॉडी की, अपना मोशन दूसरे बॉडी को ट्रांसफर करने की जो एबिलिटी होती है, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। द मोशन ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। तो मेरे ख्याल से आपको चीज आइडिया लग गया होगा कि मोमेंटम आपको क्या होता है, कि बॉडी अपना कितना मोशन ट्रांसफर कर सकती है। अरे खुद के अंदर, बॉडी के अंदर मोशन होगा तभी तो वो आगे कुछ मोमेंटम दूसरी बॉडी को मोशन ट्रांसफर करेगी। तो बॉडी के खुद के अंदर भी तो मोशन होना चाहिए, तभी तो दूसरे को ट्रांसफर करेगी, मोमेंटम अपना मोशन ट्रांसफर करेगी, समझे ना। तो याद रखना, जो मोमेंटम होता है वो मास, बॉडी के मास, कोई बॉडी एम मास की है, उसकी वेलोसिटी भी, तो मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। अगर बॉडी वेलोसिटी जीरो तो मोमेंटम भी जीरो हो जाएगा। अगर बॉडी का मास जीरो तो बॉडी मास जीरो, वेलोसिटी कुछ भी हो, मास जीरो हो गया तो बॉडी का मोमेंटम जीरो हो जाएगा। जैसे मैं लाइट की बात करता हूँ, लाइट का मास कितना होता है, रेस्ट मास जीरो होता है ना बच्चों। स्पीड तो उसकी बहुत हाई होती है लाइट की, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, इससे तेज कुछ भी नहीं होता, इससे फास्ट कुछ भी नहीं होता आपका ये, बट मास जीरो है। तो इसलिए बॉडी का ये जो लाइट होती है, लाइट की मोशन ट्रांसफरिंग कैपेबिलिटी क्या होती है, ये भी जीरो होती है। आपकी लाइट मोशन ट्रांसफर नहीं कर पाती, समझिए ना। उसी तरह से अगर कोई चीज़ बहुत हैवी है, जैसे माउंटेन बहुत हैवी है, बट उसकी वेलोसिटी तो जीरो है, तो उस माउंटेन
का भी मोमेंटम जीरो होगा, मोशन को ट्रांसफर करने की एबिलिटी जीरो हो जाएगी। तो मतलब मोमेंटम के लिए आपको दोनों चाहिए, मास और वेलोसिटी दोनों होने चाहिए। तो आपको आई थिंक आइडिया लग गया होगा भैया मोमेंटम क्या होता है। अच्छा जी, मोमेंटम की बच्चों कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये ऐसी क्वांटिटी है जिसमें डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है कि बॉडी का किस डायरेक्शन में मोमेंटम है, बॉडी किस डायरेक्शन में मोमेंटम है, किस डायरेक्शन में मोमेंटम है, तो किस डायरेक्शन में बॉडी मोशन ट्रांसफर कर सकती है दूसरी बॉडी को, समझ रहे हो। तो आमतौर पे नॉर्मली जनरली जो बॉडी के मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ही होती है। तो बॉडी जिस डायरेक्शन मूव कर रही है, जिस डायरेक्शन बॉडी की वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में हम बॉडी का मोमेंटम कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकंड। तो मास से आपका केजी आया और वेलोसिटी से क्या आएगा, वेलोसिटी से आपका आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या होती है मोमेंटम की, केजी मीटर पर सेकंड। जरूर ध्यान रखेंगे आप बच्चों इसको, ठीक है जी। तो आप इस जो नीचे लाइन बोर्ड में लिख रही है उसमें ध्यान दीजिए। तो आप देख रहे थे मोमेंटम में वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, मोमेंटम किस पे डिपेंड कर रही है बच्चों, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है, समझ रहे हो। और अगर किसी बॉडी पे मैं फोर्स लगाता हूँ, किसी बॉडी पे सपोज मैं इसी बॉडी पे फोर्स लगा दूँ, इसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगा दूँ, तो आप होता है इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी। इसकी स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगी मतलब इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, है ना। वेलोसिटी की या तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, पर वेलोसिटी चेंज होगी। वो वेलोसिटी जब चेंज होती है बच्चों तो एक्सेलरेशन हम बोलते हैं, समझिए ना। तो मतलब बॉडी पे जब भी फोर्स लगेगा तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी, बॉडी की वेलोसिटी चेंज होगी तो बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। तो समझ गए ना। तो इसमें क्या वो नतीजा निकल रहा है, क्या रिजल्ट निकल रहा है कि कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फोर्स और चेंज इन मोमेंटम में कुछ ना कुछ रिलेशन है। डेल्टा पी मतलब चेंज इन मोमेंटम, क्योंकि जब एक्सटर्नल फोर्स होता है बॉडी के मोमेंटम में चेंज होता है, समझ रहे हो। तो याद रखना, देयर मस्ट बी सम रिलेशन बिटवीन दी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड टू दी बॉडी एंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो जब आप एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो बॉडी मोमेंटम में तब कुछ ना कुछ आपका मोमेंटम चेंज होगा। चलिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा मोमेंटम क्या होता है आपका। नेक्स्ट हमारा बच्चों है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपका इसको रियल लॉ ऑफ मोशन बोलते हैं, क्योंकि इसी लॉ से फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों आपके निकल जा सकते हैं, ठीक है जी। तो अब हम बात कर रहे हैं, इसको हम लोग रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं बच्चों, रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं, ठीक है जी। रियल लॉ ऑफ मोशन भी बोलते हैं बच्चों, ध्यान रखना इसको। अच्छा जी, ये वो क्या बोलता है भाई कि जो एक्सटर्नल, सपोज मैं कह रहा हूँ बच्चों, ये एक आपके पास एम मास की बॉडी है, आपने इस पर फोर्स लगाया, है ना। इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी बॉडी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू वेक्टर थी, मान लेते यू वेक्टर है। आपने फोर्स लगाया, कितने समय तक लगाया, टी सेकंड तक, कितने सेकंड तक, टी सेकंड तक आपने फोर्स लगाया। इसकी वजह से बॉडी का मोशन की स्टेट चेंज हो जाएगी, क्योंकि फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, फोर्स लगाओगे तो बॉडी के मोशन की स्टेट चेंज हो जाएगी, तो मतलब बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, आप इसकी वेलोसिटी वी वेक्टर होगी। तो बॉडी की इनिशियल मोमेंटम कितना था बच्चा, बॉडी का इनिशियल मोमेंटम था आपका एम इंटू यू वेक्टर। फाइनली आपको पता है फाइनल मोमेंटम कितना हो गया, क्योंकि आपने फोर्स लगाया तो बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो गई, वेलोसिटी चेंज हो गई तो मोमेंटम भी चेंज होगा, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, एम वी वेक्टर हो गई आपकी, है ना। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, डेल्टा रिप्रेजेंट दी चेंज, चेंज इन मोमेंटम कितना भैया, पी एफ माइनस फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, है ना। तो ये डेल्टा पी आ जाएगा। तो ये जो मोमेंटम चेंज हुआ है ना बच्चों, ये कितने टाइम में हुआ है, इट इज इन टी सेकंड्स, टी सेकंड्स में हुआ है, ठीक है जी। तो 1 सेकंड में कितना मोमेंटम चेंज होगा, अगर टी सेकंड्स में जो मोमेंटम चेंज हुआ है डेल्टा पी हुआ है, तो 1 सेकंड में कितना होगा, डेल्टा पी अपॉन टी, यूनिटरी मेथड, है ना। टी सेकंड्स में जो मोमेंटम चेंज हुआ है कितना हुआ है, वो डेल्टा पी हुआ है, तो 1 सेकंड में कितना हुआ, डेल्टा पी अपॉन टी। तो सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है बच्चों कि 1 सेकंड में किसी बॉडी का जो मोमेंटम चेंज होता है वो उस बॉडी पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है, समझ गए ना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, द रेट का मतलब है 1 सेकंड में जो बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ है, 1 सेकंड में, जरूरी नहीं 1 सेकंड, आपको 1 मिनट भी ले सकते हो, 1 आवर भी ले सकते हो, मतलब यूनिट टाइम है, यूनिट मतलब 1। तो यूनिट टाइम में जो बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है तो वो न्यूमेरिकली, वो मोमेंटम चेंज जो बॉडी का 1 सेकंड में हुआ है वो न्यूमेरिकली बॉडी पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स, ध्यान से देखो इस डायग्राम को, एक्सटर्नल फोर्स से इक्वल होगा। तो इस बॉडी का जो मोमेंटम चेंज हुआ है 1 सेकंड में, वो न्यूमेरिकली उस पर लगने वाले, उस बॉडी पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, इक्वल होगा। तो दैट्स व्हाट मैंने यहाँ पे वही चीज डिलीवर की आपको कि एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, पी क्या है, लीनियर मोमेंटम। तो डीपी अपॉन डी टी आप लोगों को पता ही है, जिसके पास क्या क्लास 11 12 में मैथमेटिक्स थी, साइंस सॉरी फिजिक्स भी अगर रही होगी तो आपको पता होगा डीपी अपॉन डी टी क्या होता है, ये शो करता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पी की वैल्यू, पी कितना होता है भैया, पी सबको पता है एम इंटू मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो पी की जगह मैंने एम इंटू वी लिख दिया। मास तो बॉडी का कांस्टेंट है, मास तो चेंज हो नहीं सकता, तो मास को हमने ले लिया बाहर, अंदर क्या आएगा डीवी अपॉन डी टी, और डीवी अपॉन डी टी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वो वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, विद रेस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। क्या होता है ये, एक्सेलरेशन। यहाँ पे ए क्या है, ये एक्सेलरेशन है, कंफ्यूज नहीं करना है बच्चों, ये एक्सेलरेशन है, ठीक है जी।
तो आपने देखा किसी बॉडी पे अगर आप फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, तो बॉडी एसिलेट करेगी, उसका मास है में। तो एसिलेट क्यों करेगी भाई? क्योंकि आप उसकी वेलोसिटी चेंज होगी तो ये बॉडी एसिलेट करेगी। तो उसके मास और एसिलेशन को मल्टीप्लाई कर दो तो आप इस पे लगने वाले एक्सटर्नल फोर्स को इजीली फाइंड कर लेंगे। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा सेकंड लॉ, बहुत ही सिंपल सा लॉ है आपका ये बच्चों। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग बच्चों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन आपको क्या बोलता है बच्चों कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो आप किसी बॉडी में फोर्स लगाओगे, है ना, अगर आपने किसी बॉडी पे, सपोज ये वॉल है बच्चों, ये वॉल है, ध्यान से देखना, ये वॉल है ना, ये हमारा ग्राउंड है, ये आ रहे हैं, ये रहे आप, आपको आ रहा है बहुत गुस्सा, आप वॉल को कर रहे हैं पुश, आप लोग आप क्या 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 कर रहे हैं, वॉल को पुश कर रहे हैं आप। ठीक है जी, तो वॉल पे आप फोर्स डाल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्शन, दैट इज कॉल्ड एक्शन। तो इन टर्न वॉल भी तो आपके पाम पे फोर्स डाल रही है ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। तो आपने वॉल को जितने फोर्स से पुश किया तो इन टर्न वॉल ने भी आपको उतना ही फोर्स आप पे लगाया। आपको देखो ना, अगर आप किसी को थप्पड़ मारते हो तो आपके हाथ में जो दर्द होता है उसके गाल में भी दर्द होगा, उसके तो आपने थप्पड़ मारा तो उसके गाल में भी दर्द होगा, तो और आपके हाथ में दर्द होगा। क्यों? क्योंकि जितना फोर्स आपके हैंड ने, आपकी पाम ने उसके चीक्स को डिलीवर किया, उतना ही फोर्स उसके चीक्स ने आपके पाम को भी डिलीवर किया है। समझ गए ना? हमारी ये चीक्स की जो स्किन होती है जनरली सॉफ्ट होती है तो उसको ज़्यादा दर्द होगा, आपके हैंड की जो स्किन होती है जनरली थोड़ी हार्ड होती है तो आपको कम दर्द होगा। तो कहने मतलब क्या है, एक्शन रिएक्शन हमेशा जब भी आप किसी बॉडी में फोर्स डालेंगे तो इंटर्न वो बॉडी पे आप उतना ही फोर्स डालेगी। समझ गए ना? इसका बहुत ही बड़े एग्जांपल है बच्चों, उसमें क्वेश्चन बन चुका है ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स में। सपोज एक आदमी जमीन पर खड़ा है, जमीन पर खड़ा है, तो वो एक्चुअली क्या कर रहा है, वो अपना वेट जमीन पे डाल रहा है, वो अपना वेट जमीन पे डाल रहा है, अपना वेट mg वेट जमीन पे डाल रहा है, आप लोगों को पता ही है। तो जमीन पे वेट डाल रहा है वो, तो इंटर्न जमीन जो आपकी ग्राउंड है, ग्राउंड विल आल्सो एक्सर्ट ए नॉर्मल रिएक्शन ऑन दिस मैन। इसमें नॉर्मल रिएक्शन आ रही है ऊपर की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन। अरे अपना वेट डाल रहा है जमीन पर अपने पाँव के थ्रू, ये ग्राउंड पे वेट डाल रहा है तो इंटर्न ये ग्राउंड पे तो उसमें वेट डालेगा ऊपर की तरफ, तो ये एक्शन रिएक्शन। आपने जमीन पे वेट डाला तो इंटर्न ग्राउंड ने आपके ऊपर क्या डाला, नॉर्मल रिएक्शन। और ये आपका नॉर्मल रिएक्शन जो है यही तो आपके वेट को बैलेंस करता है और आपको जगह पे रखता है। समझ रहे हो? अपनी जगह पे रखता है, वरना आप अंदर नहीं घुस जाते जमीन के। समझिए ना? तो कहने का मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन भी आपका क्या है, एक रिएक्शन है। कौन सा फोर्स? रिएक्शनरी फोर्स है जो कि ग्राउंड ने आपके ऊपर एक्सर्ट किया। क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर अपना वेट एक्सर्ट किया। वेट इज ऑल्सो फोर्स। तो याद रखना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और जो आप पे रिएक्शन लगेगा वो उतना ही होगा जितना आपने उसके ऊपर फोर्स लगाया, जितना आपने एक्शन किया उतना ही उसका रिएक्शन आपको मिलेगा। ठीक है जी। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है बच्चों, ये बड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बोला, आपके जो एप्लीकेशंस है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया। तो इन चारों के एप्लीकेशन आपके एग्जाम पॉइंट से बड़े इंपॉर्टेंट है। अभी हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, एप्लीकेशन ऑफ इनर्शिया डिस्कस कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। ठीक है जी। इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ, फिर बाद में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम की। तो जो मैं बच्चों आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं ना, ये डायरेक्ट एज इट इज एग्जाम में कई बार पूछ रखी है, तो इसमें याद रखना ईच एंड एवरीथिंग जो पॉइंट मैं बता रहा हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप पूरे लास्ट तक इसको लेक्चर वीडियो को देखेंगे, है ना। और कोई फिर भी डाउट होता है प्लीज मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए अपने डाउट्स को, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको थोड़ा रिजॉल्व करने की कोशिश कर सकूं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे एप्लीकेशन ऑफ थर्ड लॉ। एप्लीकेशन थर्ड लॉ क्या, आपका वॉकिंग। जैसे कि ये लड़की वॉक कर रही है, आपको दिख रहा है ये लड़की वॉक कर रही है, तो वॉक करने के दौरान क्या करते हैं आप, जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं। तो जैसे लड़की ने वही किया, ड्यूरिंग वॉक शी पुश्ड द ग्राउंड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मुझे कलर चेंज कर लेना चाहिए, आई थिंक कौन सा कलर, तो इस गर्ल ने जमीन को, इस ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश किया, है ना। इस लड़की ने जमीन को पीछे की तरफ पुश किया, देखो बच्चों, जमीन को उसने अपनी लेग से पुश किया। तो इंटर्न जो, अच्छा सपोज मैं कहता हूँ इस लड़की ने ग्राउंड पे कितना फोर्स डाला, दिस गर्ल एक्सर्टेड अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन ऑन द ग्राउंड। आप ग्राउंड मतलब अर्थ, है ना। आप सपोज ये ग्राउंड है, आप यहाँ पे चल रहे हो, तो आप बेसिकली क्या करते हो, चलने का मतलब क्या होता है, आप ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स डाल रहे हैं, आप यहाँ पे आप चल रहे हैं, ठीक है जी। तो आप ग्राउंड पे पीछे की तरफ फोर्स डालते हैं, आप एफ फोर्स डालते हैं आप, है ना। तो इंटर्न ग्राउंड पे तो आप पे फोर्स डालेगा, ये ग्राउंड है आप पे आगे तरफ फोर्स डालेगा। जितना फोर्स आपने ग्राउंड पे डाला पीछे की तरफ,
है ना, उतना फोर्स ग्राउंड आपके आगे तरफ डालेगा। बट आपने जो फोर्स 100 न्यूटन का ग्राउंड पे डाला उससे ग्राउंड तो डिस्प्लेस होगा नहीं, क्योंकि ग्राउंड क्या है, अर्थ का पार्ट है, अर्थ का मास बहुत ज़्यादा है, तो आपके 100 न्यूटन फोर्स है तो अर्थ मूव करेगी नहीं। बट अर्थ ने जो आपके ऊपर रिएक्शनरी फोर्स 100 न्यूटन डाला, उससे आप पूरे आगे की तरफ शिफ्ट हो जाओगे। समझ रहे हो? तो वॉकिंग में किसका एग्जांपल है, एक्शन रिएक्शन का एग्जांपल है। आपने जो ग्राउंड के ऊपर फोर्स डाला, अर्थ के ऊपर फोर्स डाला, दैट इज एक्शन। उसके रिएक्शन में ग्राउंड ने आपको आगे की तरफ पुश कर दिया, समझ गए ना? तो दैट इज वॉकिंग। क्या है, किसका एग्जांपल है आपका ये आपका एग्जांपल है किसका, थर्ड लॉ का एग्जांपल है। तो उस चीज को ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग, ठीक है जी। दूसरा स्विमिंग। स्विमिंग क्या करता है, हम वाटर को पीछे पुश करते हैं, तो इंटर्न आपको वाटर आगे पुश करता है। आप हाथों से ये जो रेड आपका एरो है ना, ये आपने एक्शन किया है, ये पीछे वाटर को पीछे पुश किया है, तो इन टर्न आपको वाटर आगे पुश करता है, समझ रहे हो? तो ये ग्रीन एरो क्या है, ये वाटर ने जो आपके ऊपर फॉरवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगाया है। तो अगर आप हाथों से, हैंड से वाटर को पीछे पुश करते हैं, तो इन टर्न जो वाटर आपको आगे की तरफ पुश करता है उतना ही फोर्स से, तो दैट इज कॉल्ड एक्शन रिएक्शन। तो स्विमिंग में भी आपका क्या होता है, आपका यही चीज काम करती है। रॉकेट प्रोपल्शन की बात करूं, रॉकेट में जो एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकलती है, तो सराउंडिंग एयर है ना, तो ये रॉकेट, ये जो गैसेस बाहर निकल रही है, हॉट गैसेस, ये सराउंडिंग एयर में फोर्स डालती है। क्या डालती है, फोर्स डालती है। ये सराउंडिंग एयर में फोर्स डालती है, तो सराउंडिंग एयर क्या होती है, इंटर्न आप पे उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ लगाएगी, है ना। तो सराउंडिंग एयर इंटर्न क्या करती है, इस रॉकेट में ऊपर की तरफ उतना ही फोर्स लगाती है, जिसे हम रिएक्शन बोलते हैं। तो हॉट गैसेस जो बाहर निकल रही थी, वो एक्चुअली सराउंडिंग एयर को प्रेस कर रही है, नीचे की तरफ पुश कर रही है उस एयर को, तो इंटर्न एयर आपको ऊपर की तरफ पुश करेगी, तो दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। और उस रिएक्शन से आप अपनी फ्लाइट ले सकते हो, आपका रॉकेट टेक ऑफ हो जाता है ना। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे बच्चों। तो ध्यान रखना, ये थर्ड लॉ के आपको कुछ एप्लीकेशन थे, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन के एप्लीकेशन। आप लोगों को ध्यान होगा बच्चों, सेकंड लॉ क्या था अभी, सेकंड लॉ आपका क्या था, तो सेकंड लॉ था आपका कि भैया किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है, एक्सटर्नल फोर्स वो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ठीक है जी। सपोज आपने कभी देखा होगा, पहला एप्लीकेशन क्या, लोअरिंग ऑफ हैंड्स ड्यूरिंग कैचिंग अ बॉल। जब भी आप किसी बॉल को कैच करते हैं, अपने हाथ पीछे की तरफ करते हैं, क्यों करते हैं बच्चों, ताकि सुनो, जब बॉल को आपने कैच नहीं किया था, जब आपने बॉल को कैच जस्ट करने वाला था, बॉल का कुछ मोमेंटम था, मैं मान लेता हूं बॉल का मोमेंटम 100 kg पर सेकंड है ना। तो जैसे आपने कैच कर लिया तो बॉल का मोमेंटम जीरो हो गया, बॉल का मोमेंटम कितना हो गया, जीरो हो गया, कैच तभी तो कैच माना जाएगा। तो बॉल का मोमेंटम चेंज फिक्स है, डेल्टा पी इज फिक्स्ड, भैया 100 से जीरो होना है, ये 100 से जीरो होना है, तो मोमेंटम चेंज कितना हो जाएगा, 100 माइनस जीरो, ये तो फिक्स है, ठीक है जी। अब जो एक्स्ट्रा, अच्छा बॉल का मोमेंटम चेंज क्यों हुआ है, क्योंकि आपकी पाम ने, आपके हैंड ने बॉल के ऊपर कुछ फोर्स डाला। अरे भैया बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉल का मोमेंटम चेंज कैसे हो सकता है, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि बिना एक्सटर्नल फोर्स के बॉल का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता। तो अगर बॉल का मोमेंटम 100 से जीरो हो रहा है, तो मतलब आपके हाथ ने, आपके हैंड ने, आपकी पाम ने उस बॉल के ऊपर कुछ फोर्स डाला होगा, समझिए ना। अब ये फोर्स कितना है, आप बॉल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, डिपेंड करता है कि बॉल का कितना मोमेंटम चेंज हुआ है, अपॉन कितने टाइम में चेंज हुआ है, समझ गए ना। अच्छा, बॉल को अगर कैच कर रहे हो तो उसका मोमेंटम चेंज तो फिक्स है, 100 चाहिए तो 100 मोमेंटम चेंज होना, तो 100 मोमेंटम चेंज होगा। तो अगर आप जितना ज्यादा फोर्स बॉल पे डालोगे, तो इंटर्न बॉल भी तो आप पे उतना ज्यादा फोर्स डालेगी आपके हाथ में। अगर बॉल पे तो मैं कहता हूँ आप 1000 न्यूटन फोर्स डाल दो, 1000 न्यूटन फोर्स की 1000 न्यूटन फोर्स बॉल पे डाल दो, बॉल का कुछ बिगड़ेगा नहीं। पर अगर इंटर्न बॉल ने आपके हैंड के ऊपर 1000 न्यूटन फोर्स डाल दिया, तो आपके हाथ में फ्रैक्चर आ सकता है। तो इसलिए आप कोशिश करते हो कि आप बॉल के ऊपर कम फोर्स डालो, ताकि जो बॉल है वो भी आपके ऊपर कम फोर्स डाले, समझे ना बच्चों। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है कि बॉल के ऊपर फोर्स आप कम डालो, जबकि जो आप फोर्स डाल रहे हो ये होगा एक्सटर्नल फोर्स, ये होगा एक्सटर्नल फोर्स ऑन बॉल। तो जो आप फोर्स आप बॉल पे डाल रहे हो बच्चों, ये एक्सटर्नल फोर्स की तरह काउंट किया जाएगा बॉल पे। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स है डिपेंड करता है डेल्टा पी, जो कि फिक्स है, 100 चाहिए तो 100 चाहिए, और टाइम पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको एक्सटर्नल फोर्स कम करना है तो टाइम को आप बढ़ा दो, है ना। जिस बॉल को आप ऐसे कैच कर रहे हो उसको रदर देन ऐसे कैच करो, पीछे की तरफ हाथ खींचो, तो टाइम बढ़ जाएगा। तो 100 से जो बॉल का मोमेंटम जीरो हो रहा है, 100 से जीरो हो रहा है, उसको ज़्यादा समय लगेगा, तो ज़्यादा टाइम लेगा वो, है ना। तो टाइम बढ़ जाएगा, तो आप जो फोर्स डालोगे बॉल के ऊपर, ये बॉल मान लो, स्पैन को बॉल मान लो, तो आप जो अपने हाथों से बॉल के ऊपर फोर्स डालोगे वो भी कम हो जाएगा। तो इन टर्न बॉल भी आपके हैंड के ऊपर कम फोर्स डालेगी, और आप सेफली बॉल को कैच कर लोगे विदाउट एनी इंजुरी, राइट। तो कहने मतलब क्या है, जो आपका हम जो हाथ पीछे खींचते हैं, इट इज इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आई थिंक आप लोगों को बच्चों ध्यान में सब कुछ समझ आ गया होगा इसमें, ठीक है जी। दूसरी बात हम बात करते हैं लैंडिंग ऑफ हाई जंपर। जब हाई जंपर लैंड करता है तो कहाँ पे लैंड करता है, वो किसी फर्श पे लैंड करता है नहीं ना, वो जब जंप करता है किसी कुशन पर या फिर किसी हीप ऑफ सैंड पे,
है ना। कोई आपका जैसे गांव घरों में जो हाई जंपर होते हैं, जो लड़के हाई जंप करते हैं, इवन लड़कियां भी आजकल बहुत स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ले रही हैं, तो वो कहाँ पे लैंड करते हैं? हीप ऑफ सैंड पे लैंड करते हैं ना। ये हाई जंपर है, ये बेचारा जंप कर रहा था, है ना। तो ये अगर जंप कर रहा था तो इसको हीप ऑफ सैंड पे लैंड होना पड़ेगा, वरना चोट लग जाएगी इसको। क्योंकि भैया अगर इसको नीचे गिरना है तो उसका नीचे गिरना से जस्ट पहले इसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। मैं कहता हूँ 100 मोमेंटम इसका। कितना मोमेंटम इसका? 100 मोमेंटम है। और ग्राउंड में जैसे ही रेस्ट में आ जाएगा, ग्राउंड में हो जाएगा, तो उसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चों? इसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा 0। तो ये इनिशियल मोमेंटम इसका 100 था, फाइनली जब ये रुक जाएगा, जब है ना, तो फाइनल मोमेंटम 0 हो जाएगा। तो उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है ना इसका। इसका अगर इस आदमी का मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो मतलब इसमें कोई फोर्स डाल रहा होगा। ये फोर्स कौन डाल रहा होगा? ये तो डाल रहे होंगे फोर्स, ग्राउंड ही डाल रहा होगा फोर्स ये। तो आप चाहते हो कि कम ग्राउंड आपके ऊपर कम फोर्स डाले। कम फोर्स क्यों डाले भाई? ज्यादा फोर्स डालेगा तो आपको फ्रैक्चर हो जाएगा, आपकी बोन्स ब्रेक हो सकती है ना, आपको इंजरी हो सकती है। तो आप चाहते हो कम फोर्स डाले ग्राउंड। तो जो फोर्स होता है वो डेल्टा पी अपॉन टी पे डिपेंड करता है। तो फोर्स को कम करने का तरीका क्या है? टाइम को बढ़ा दो, एकदम से रेस्ट मत आ दो, फट यहाँ पे कुशन लगा दो। क्या लगा दो? कुशन। तो जब आप कुशन के ऊपर गिरोगे तो कुशन ऐसे कंप्रेस होगा, है ना, हल्का सा कंप्रेस होगा, आपको धीरे धीरे आपका मोमेंटम 0 करेगा वो। तो टाइम बढ़ जाएगा। टाइम क्या बढ़ जाएगा? उतने मोमेंटम चेंज के लिए, इस मोमेंटम चेंज के लिए जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से फोर्स कम हो जाएगा। तो वो ग्राउंड आप पे कम फोर्स डालेगा और आप लैंड भी हो जाओगे और आपको इंजरी भी नहीं होगी। तो इसलिए हम लोग कुशंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कुशंस का यूज करते हैं इन अकॉर्डेंस विद द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि आपके ये एप्लीकेशन, सेकंड लॉ का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे होता है। तो याद रखना बच्चों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनडीए वालों को बड़ा इंटरेस्ट होता है इन एप्लीकेशन पे। वो अक्सर आपसे ये एप्लीकेशन पूछते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। अब हम पहले बात कर लेते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम। बहुत ही अच्छा टॉपिक आपका आ रहा है बच्चों, आ रहा है। ये पहले डिस्कस करना चाह रहा था। चलिए आप डिस्कस कर लेते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम। मोमेंटम आपको पता ही क्या होता है। मोमेंटम मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं क्या होता है, कि जब भी आप किसी बॉडी पर, ये बॉडी है, इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तो उसका मोमेंटम चेंज होगा, है ना। बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा। इसका इनिशियल मोमेंटम था कुछ, है ना, फाइनली इसका कुछ और होगा मोमेंटम इस बॉडी का, क्योंकि इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी। पहले इसकी वेलोसिटी यू थी और फाइनल वेलोसिटी इसकी क्या हो गई, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी वी होगी, तो उसकी वजह से मोमेंटम चेंज हुआ है बॉडी का। फाइनली मोमेंटम कितना हो जाएगा इसका? पी एफ हो गया आपका, ठीक है जी। तो मोमेंटम चेंज हुआ है ना। तो अगर बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ना हो तो क्या इसका मोमेंटम चेंज होगा? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स कितना होता है बच्चों? एक्सटर्नल फोर्स होता है डेल्टा पी अपॉन टी। डेल्टा पी अपॉन टी होता है। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी में 0 है तो डेल्टा पी अपॉन टी, तो मतलब डेल्टा पी भी क्या आ जाएगा? डेल्टा पी भी आपका 0 आ जाएगा। डेल्टा पी भी कितना आ जाएगा? 0। तो चेंज, बॉडी का मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। डेल्टा पी का मतलब क्या है? बॉडी का मोमेंटम चेंज, बॉडी का मोमेंटम चेंज। तो बॉडी का मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, मतलब फाइनल मोमेंटम इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम होगा, है ना। तो इसे बोलते हैं हम लोग, अच्छा, तो मतलब ये कंजर्वेशन मोमेंटम, इसे बोलते हैं कंजर्वेशन मोमेंटम। तो जब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा, जो भी है मोमेंटम वही रहेगा। अगर बॉडी का मोमेंटम 100 है तो वो 100 ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा, समझ गए ना। तो अब ध्यान देते हैं इसका एप्लीकेशंस। पहला रिकॉइल ऑफ गन। आपको पता है कि अगर मैं इस गन को और बुलेट को एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करूं, इन दोनों को एक ही सिस्टम मान लूं, तो जब ये बुलेट थी, जब गन के बैरल में थी, ये गन है आपकी, ये गन है ना, गन के जब ये अंदर थी ये बुलेट, तो इन दोनों का मोमेंटम कितना था भैया? इनिशियल मोमेंटम 0 था, है ना। आपने ट्रिगर प्रेस किया, बुलेट होगी फायर। तो क्या ट्रिगर प्रेस करने को आप एक्सटर्नल फोर्स काउंट कर सकते हो? नहीं, क्योंकि ट्रिगर प्रेस करने से क्या होता है, अंदर डिटोनेशन रिएक्शन होती है, अंदर जो बुलेट में पीछे बारूद भरा होता है ना, वो जलता है उससे, ठीक है जी। तो आप ट्रिगर को प्रेस करने को एक्सटर्नल फोर्स काउंट नहीं करोगे। तो आपने यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कुछ नहीं लगाया, आपने बस अंदर इंटरनल रिएक्शन कैरी ऑन कर दिया, आपने बारूद को जला दिया, अंदर जो गन पाउडर जला दिया, जिससे एक्सप्लोजिव केमिकल रिएक्शन हुई और बुलेट आगे की तरफ फायर हो गई। तो कहने का मतलब क्या, इस गन और बुलेट के जो दोनों का कंबाइंड सिस्टम है, इसमें कोई आपने बाहर से फोर्स लगाया नहीं है, क्योंकि वी कैन नॉट काउंट दी प्रेसिंग ट्रिगर एज दी एक्सटर्नल फोर्स। तो इन दैट केस एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो मोमेंटम वही रहना चाहिए। इनिशियल मोमेंटम कितना था भैया गन और बुलेट का मिला के? गन भी रेस्ट में थी, बुलेट भी रेस्ट में थी, इनिशियल मोमेंटम 0 था। एक्सटर्नल फोर्स कुछ है नहीं, तो फाइनल मोमेंटम कितना होना चाहिए बच्चों? 0 होना चाहिए। तो अगर बुलेट आगे की तरफ मोमेंटम गेन करती है तो आपकी जो गन है ये उतना ही मोमेंटम पीछे की तरफ गेन कर लेगी, ताकि गन और बुलेट का नेट मोमेंटम अभी कितना है? 0 आए। क्यों? क्योंकि गन और बुलेट का जो इनिशियल मोमेंटम था बच्चों, गन और बुलेट का इनिशियल मोमेंटम पहले कितना था? 0 था आपका। वो गन भी रेस्ट में थी, बुलेट भी रेस्ट में थी। अब जो भी फायरिंग हुई है ये इंटरनल कॉजेज की वजह से हुई है, अंदर ही इंटरनल आपके केमिकल रिएक्शन की वजह से आपके बुलेट फायर हुई है। तो आप कहेंगे
कि जो इसमें इंटरनल फोर्सेज हैं, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो फाइनल मोमेंटम भी बॉडी का क्या रहना चाहिए, क्या बोलते हैं गन और बुलेट सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या रहना चाहिए, फाइनल मोमेंटम भी जीरो रहना चाहिए बच्चों, है ना, जीरो रहना चाहिए फाइनल मोमेंटम भी। तो इसलिए अगर बुलेट आगे तरफ मोमेंटम गेन करती है उतना ही मोमेंटम गन पीछे की तरफ गेन कर लेगी, समझ रहे हो। तो याद रखना इसकी वजह से आपकी जो गन होती है रिकॉइल करती है पीछे की तरफ, झटका खाती है पीछे की तरफ जब उसमें से बुलेट फायर करते हैं, ठीक है जी। दूसरा हमारे पास है बैलून रश। बैलून में हवा भर दो और उसको उसका जो एक जहां से हवा निकलती है उसको हाथ छोड़ दो तो आपको दिखेगा बैलून आगे भागता है। तो अगर जो देखो जब तक ये हवा एयर इस बैलून के अंदर थी, इस बैलून के अंदर थी एयर, तो बैलून भी रेस्ट में था, एयर भी रेस्ट में थी, पर जैसे आपने छोड़ दिया तो ये एयर जो पहले रेस्ट में थी, है ना, ये पीछे की तरफ मोमेंटम गेन कर लेगी, पर एक्सटर्नल फोर्स तो आपने कुछ लगा ही नहीं है ना, आपने सिंपली छोड़ दिया उसको। वो क्या बोलते हैं गुब्बारा था, उसको पहले पकड़ा हुआ था आपने, यहाँ पर से पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से हवा एयर बाहर नहीं निकल पा रही थी, आपने छोड़ दिया तो एक्सटर्नल फोर्स आपने लगा ही नहीं। तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा तो पहले बलून और जो एयर थी दोनों रेस्ट में थे, तो इनिशियल मोमेंटम कितना था इस केस में भी जीरो था बच्चों। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स तो है ही नहीं, यहाँ पर भी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए बच्चों, जो इनिशियल है, इनिशियल मोमेंटम जीरो तो फाइनल जीरो होना चाहिए। तो इसलिए अगर जो एयर है पीछे की तरफ मोमेंटम गेन करती है तो आपका बलून आगे की तरफ मोमेंटम गेन करता है ना। तो बलून अगर एयर पीछे की तरफ मोमेंटम गेन करेगी तो बलून आगे की तरफ मोमेंटम गेन करेगा, तो सच दैट नेट मोमेंटम कितना आएगा, जीरो ही आएगा आपका ये, क्योंकि जितना पीछे की तरफ एयर ने मोमेंटम गेन किया उतना बलून ने आगे तरफ मोमेंटम गेन कर लिया, नेट मोमेंटम बच्चों कितना है, जीरो आपका ये। तो ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया हो और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये समझिए ना। अब हम बात करते हैं आपके कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बच्चों। अच्छा जी, फोर्सेस ऐसे कई तरह के होते हैं, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी होते हैं, बट वो हम पढ़ेंगे वर्क एंड पावर में। अभी इस लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में हमें डिस्कस करना है केवल कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं, जिन फोर्सेस को अप्लाई होने के लिए दो सरफेसेस का आपस में कॉन्टैक्ट में होना जरूरी होता है, जिन फोर्सेस को अप्लाई होने के लिए दो सरफेसेस का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी होता है उन्हें बोलते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और जो फोर्सेस बिना फिजिकल कॉन्टैक्ट के ही अप्लाई हो जाते हैं वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हैं। अच्छा, कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल क्या भाई, फ्रिक्शन इसका एग्जांपल है भैया। फ्रिक्शन अगर किसी बॉडी पे लग रहा है तो मतलब वो दूसरी बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में है ना, तभी तो लग रहा है फ्रिक्शन, समझिए ना। तो ये फ्रिक्शन यहाँ पर ये दोनों इसके पांव ग्राउंड में कॉन्टैक्ट में है ना, तभी तो फ्रिक्शन लगाएगा ग्राउंड इस पे। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। दूसरा आता है विस्कस फोर्स। विस्कस फोर्स क्या होता है भैया, जो फ्लूइड कभी पानी के अंदर हाथ घुसाना और उस हाथ को ऐसे हिलाना, तो थोड़ा मुश्किल होता है ना पानी के अंदर हाथ को हिलाना, एज कम्पेयर टू आप एयर में हाथ को इजीली मूव कर लेते हो, पानी के अंदर थोड़ा फोर्स लगाना पड़ता है। क्यों, क्योंकि अगर आप अपने हाथ को आगे की तरफ मूव करेंगे, कोई बॉडी पानी में आगे की तरफ मूव होती है तो फ्लूइड उसके पीछे उस बॉडी पर पीछे की तरफ फोर्स डालता है, उसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। तो फ्लूइड आपकी बॉडी पे जो फोर्स डालता है अपोजिट डायरेक्शन में, आपके मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स डाल रहा है उसे बोलते हैं विस्कस फोर्स। और ये फोर्स तभी लगता है जब आप ये जो बॉडी है पानी के कांटेक्ट में हो, किसी लिक्विड के कांटेक्ट में हो, तो उसे विस्कस फोर्स बोलते हैं, जो कि कांटेक्ट फोर्स का एग्जांपल है। नॉर्मल डायरेक्शन अगेन, आप जमीन में खड़े हो, जमीन में अगर खड़े हो तो ग्राउंड आपके ऊपर फोर्स डालता है ना। ये कब डालता है, जब आप जमीन को आपके फीट ने, आपके पाँव ने जमीन को टच किया हुआ है, तभी तो ग्राउंड जो है आपके ऊपर क्या डालता है, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन डालता है। तो नॉर्मल रिएक्शन अगेन है एग्जांपल ऑफ क्या, कॉन्टैक्ट फोर्स। अच्छा, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या एग्जांपल है, ग्रेविटेशन फोर्स। देखो जी, कहाँ तो हमारा सन है और कहाँ तो अर्थ है, इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट है क्या, ये सन है ये हमारी अर्थ है, इनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, फिर भी सन क्या करता है, अर्थ के ऊपर एक ग्रेविटेशन फोर्स डाल रहा है नहीं डाल रहा है ना। तो मतलब ये जो ग्रेविटेशन फोर्स है ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। ग्रेविटेशन के फोर्स के एप्लीकेशन के लिए इन दोनों बॉडीज का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी नहीं है। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स है, आपने एक मैग्नेट यहाँ पे ले लो, एक मैग्नेट यहाँ पे ले लो, दूर से ये दोनों या तो एक दूसरे अट्रैक्ट करेंगे या ये एक मैग्नेट दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो फोर्स लगाने के लिए इन दोनों मैग्नेट को एक दूसरे के ऊपर, क्या इन दोनों मैग्नेट का कॉन्टैक्ट में होना जरूरी है क्या, नहीं है जरूरी। तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सिमिलरली दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है उसे इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं, ये भी क्या अगेन नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। दोनों चार्जेस जरूरी नहीं है जब कॉन्टैक्ट में होंगे तभी फोर्स लगाएंगे, दूर भी रखोगे ना तभी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। तो ये आपका थोड़ा सा ओवरव्यू था आपका ये कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस का बच्चों, समझ गए ना। तो अब हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा कुछ रिलेवेंट क्वेश्चन इन टॉपिक जुड़े हुए। तो आप नेक्स्ट लेक्चर को जरूर देखें बच्चों, और जहां पे आपको कोई दिक्कत आई है तो प्लीज मेंशन करेंगे आप लोग कमेंट में, ठीक है जी। टिल देन बच्चों, बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।